नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, क्योंकि इस साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है यानी लूनर एक्लिप्स है वो आज लगने जा रहा है और 14 दिनों के भीतर दूसरे ग्रहण का विश्व पर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जम्मू कश्मीर में शाम 5:30 से लेकर 6:20 तक इस ग्रहण का असर रहेगा और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो फिलहाल जो आज लूनर एक्लिप्स लगने वाला है, जिसे कश्मीरी में जूनी ग्रहण भी बोलते हैं, हिंदी में चंद्र ग्रहण बोलते हैं, इंग्लिश में लूनर एक्लिप्स बोलते हैं, साल का अंतिम चंद्र ग्रहण आज लगने जा रहा है और 14 दिनों के भीतर दूसरे ग्रहण का विश्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में 5:30 से लेके 6:20 तक ग्रहण का असर रहेगा और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी हुई है। खासतौर पर जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं उनको ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होता है। और साथ ही अगर बात करें आज जिस तरह से जब सूतक पड़ जाता है तो मंदिर में पूजा पाठ नहीं होता है, जिसकी तस्वीर थोड़ी देर में पंडित जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, क्या फ़ायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा, क्या करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और क्या ना करें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। खैर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तमाम मंदिरों की जहां पर ताले जड़ दिए गए हैं, क्योंकि जब ग्रहण लगने वाला होता है उसके पहले जब सूतक पड़ जाता है तो पूजा पाठ नहीं होती है, जिसके चलते आप साफ तौर पर देख सकते हैं मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, दरवाजों पर ताला जड़ दिया गया है। और जिस तरह से आज शाम 5:30 से लेके 6:20 तक रहेगा ये चंद्र ग्रहण, तो जानेंगे। हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं पंडित दर्शन लाल, हमारे साथ इस लाइव में है। पंडित दर्शन लाल जी, बताइएगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना है तो कैसे ले सकते हैं। हालांकि काफी जो नकारात्मक प्रभाव है इस ग्रहण का बताया जा रहा है, तो ऐसा क्या ना करें जिससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, ये कार्तिक महीने में यानी कि कार्तिक की पूर्णिमा वाले दिन ये ग्रहण लग रहा है और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये लगभग शाम के वक्त यहाँ पे दिखाई देगा। और साथ में एक चीज़ और मैं बताऊँ यहाँ पे कि अगर खास करके आज दिन की जो आज का दिन है इसकी बात करें तो इसमें ज़्यादातर जाप करना चाहिए चंद्रमा के बीज मंत्रों का, क्योंकि चंद्रमा अगर आपका कहीं कुंडली में ऑलरेडी पीड़ित है यानी कि कहीं वो साइड इफेक्ट दे रहे हैं, चंद्रमा आपका वीक है, तो मानसिक तनाव इससे रहता है और मन में भी अशांति रहती है। चंद्रमा को ठीक करना बहुत ही जरूरी होता है और जिनका ऑलरेडी चंद्रमा कुंडली में खराब है तो उनको थोड़ी सी परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बीज मंत्रों का जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान का नाम लें, नहीं तो सिंपल तरीका ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, बहुत अच्छा आपको इसका रिजल्ट भी मिलेगा और प्रभु की कृपा भी आपके ऊपर रहेगी। और समय जो है इसका लगभग 5:30 से 6:20 तक ये जम्मू कश्मीर में दिखाई देगा। बिल्कुल, साथ ही बताइएगा, क्योंकि एक सवाल जहन में रहता है, हालांकि क्यूरियोसिटी सबको रहती है, अब ग्रहण लगेगा कैसा दिखेगा, आसमान की ओर लोग ज़्यादा देखते हैं, तो कई जगह बताया जाता है कि नहीं देखना है, इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो क्या उस वक्त देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए। हेलो जी, आवाज जी बिल्कुल आपने सही यहाँ क्वेश्चन पुट किया, क्योंकि खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को तो देखना नहीं चाहिए, ग्रहण की छाया में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट होता है और ग्रहण की छाया में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बच्चों को भी दूर रहना चाहिए इसमें। और एक चीज़ मैं और बताऊंगा आपको कि जो ये ग्रहण है, चंद्रमा ग्रहण है, और गर्भवती महिलाओं के लिए इसमें थोड़ा सा बचाव अपना ज़रूर करना चाहिए।
बिल्कुल बचाव करना है, खासतौर पर जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्होंने अपना खासतौर पर ख्याल रखना है। जितना ज्यादा पूजा पाठ हो, इबादत हो, आप इस दौरान कर सकते हैं। और क्या चीज का सबसे ज्यादा आखिर में बताइएगा ध्यान रखें जिससे नुकसान हो सकता है? बिल्कुल, इसमें ज़्यादातर अगर गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे नाखून नहीं काटने, जैसे कोई सब्जी आदि, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे कि साइड इफेक्ट हो। और एक चीज़ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करें, 20 मंत्रों का जाप करें, ग्रहण की छाया में ना आए। और अगर हो सके तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप कोई भी एक बीज मंत्र का जाप कर ले। जैसे मैंने बताया चंद्रमा ग्रहण हो गया, चंद्रमा के बीज मंत्रों का जाप हो गया। और क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट क्यों बता रहा हूं, पूरे वर्ल्ड के लिए ये खराब है क्योंकि पहले 25 अक्टूबर को ये ग्रहण लगा था। यानी कि अगर हम पहले बात करें 25 अक्टूबर को ग्रहण लगा था, तो थोड़े दिन के बाद ही चंद्रमा ग्रहण भी हुआ और लास्ट चंद्रमा ग्रहण है इस साल का। तो इसका अगर कुल मिला के देखा जाए तो साइड इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में रहेगा। ये अच्छा, इसका जो संकेत है इस ग्रहण का वो अच्छा नहीं है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा आपसे कि सबसे बड़ी बात जिसका ध्यान इस दौरान रखा जाता है कि आपको कुछ खाना नहीं है, इनफैक्ट पानी तक नहीं पीना है। तो अब जो समय बताया गया है 5:30 से 6:20 का, तो आपको बिल्कुल खान पान का सेवन नहीं करना है। देखो, इसमें जो तो बीमार हैं ऑलरेडी, जो ऑलरेडी बेड पे हैं, जब वो बेचारे बीमार हैं उनको मेडिसिन खानी है, तो वो दब होती है और तुलसी दल या तुलसी वो आप उसमें ज़रूर पहले ही रख लें, ताकि जो बीमार हैं उनको तो जल आदि तो लेना ही पड़ेगा। और जो ठीक है, बिल्कुल सहन शक्ति रख सकते हैं, उनको तो नहीं खाना चाहिए इसके बीच। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित दर्शन लाल जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो इस लाइव में पंडित दर्शन लाल जी बता रहे थे कि किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि सकारात्मक प्रभाव पड़े, ना कि नकारात्मक प्रभाव इस ग्रहण का पड़े। बस आपको थोड़ा एहतियात करना है, थोड़ी बातें दिमाग में रखनी है जो कि आप उस वक्त ना करें, और जो ध्यान रखेगा, एहतियात बरतेगा, उसके लिए ये अच्छा ही साबित होगा। तो चलिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टर्स की। और जब से परमिट शुल्क को बढ़ाया गया है तब से ट्रांसपोर्टर सख्ते में आ गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। काफी गुस्सा जो है वो नजर आ रहा है और जम्मू कश्मीर की अफसरशाही को जमकर ट्रांसपोर्टर्स लगातार लगाते नजर आ रहे हैं। शुल्क बढ़ने से अब सीधा असर आवाम पर पड़ने वाला है। उनका कहना है कि सिर्फ हमें ही इसका नुकसान नहीं होगा बल्कि आम आवाम पर भी इसका असर पड़ेगा। अब जबकि परमिट शुल्क को बढ़ाया गया है उसके बाद ट्रांसपोर्टर्स पे असर होगा। अब उनको अगर इसका भुगतान करना है तो जाहिर तौर पर जो किराया है वो भी महंगा हो सकता है और जिसका सीधा असर आम आवाम पे पड़ेगा। परमिट शुल्क बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर सख्ते में आए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से भेदभाव का वो आरोप लगा रहे हैं और जम्मू कश्मीर की अफसरशाही को उन्होंने जमकर लताड़ लगाई है। शुल्क बढ़ने से आम लोगों पर सीधा असर इसका हो सकता है। काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है ट्रांसपोर्टर्स में और उनका कहना है कि इसके बारे में सोचा जाए ताकि ना ही उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़े और ना ही आम आवाम को जो है कोई नुकसान हो या ज़्यादा भरपाई उन्हें करनी पड़े। तो ट्रांसपोर्टर्स की हम बात कर रहे हैं। परमिट फीस बढ़ा दी गई है, उसे लेकर क्या कुछ कहना है जानेंगे। अब जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी है। रितिका, बताइएगा, अब परमिट फीस बढ़ गई है, उसके बढ़ने से ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। जब सीधा असर आवाम को होगा तो वो भी परेशान होंगे। तो क्या कुछ कहना है ट्रांसपोर्टर्स का? क्या इंतजामिया को एक बार फिर गौर करने की जरूरत है इस पे?
जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टर्स पर फिर से एक बार वित्तीय बोझ डालने की तैयारी में है। परमिट शुल्क बढ़ाने को लेके एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकल के आई है और इसी के चलते अलग अलग वाहन जो कि यात्री वाहन है और जो सामान ढुलाई वाले वाहन है उनके परमिट शुल्क को बढ़ाने को लेके यहाँ पे एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आई है, जिसपे आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विजय सिंह चिब मौजूद हैं, क्योंकि तमाम जितने भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के आगे, जो बातचीत रखी जाती है तमाम ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा, कहीं ना कहीं वो विजय सिंह चिब जो कि इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इनके द्वारा ही रखी जाती है और इन्हें यहाँ पे 1.5 महीने का समय दिया गया है। जो सुजेशंस इनके पास हैं या फिर जो ऑब्जेक्शंस इनके पास हैं ये सरकार के आगे रख सकते हैं। जी, आपके साथ मौजूद हैं इस वक्त, कोशिश कीजिएगा बात करने की। जी सर, जो आपको ये यहाँ पे परमिट शुल्क बढ़ाने को बातचीत की जा रही है सरकार की तरफ से, उसका क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या आप सहमत हैं, असहमत हैं, या इन फ्यूचर आपकी तरफ से क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी? देखिए मैम, ये खाली जैसा आपने कहा परमिट के, ये खाली परमिट की फीस नहीं इन्होंने बढ़ाई, इसमें फिटनेस फीसें हैं, इसमें रिप्लेसमेंट जो गाड़ियां होती हैं वो है, इसमें टेम्परेरी जो परमिट हमें दिया जाता है वो है, और इसमें तकरीबन जो हमने ये स्टडी किया है, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है 4 नवंबर को, तो आप देखिए इसमें एक तो होती है फीस कहीं डबल करना, इन्होंने तो कई 1000 गुना इसमें ये बढ़ाया हुआ है। आप देखिए, मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे पास ये एक गाड़ी जो चलती है उसमें चाहे आप मिनी बस लगाइए, बस लगाइए, ट्रक लगाइए, सेम गाड़ी होती है, और आप देखिए इसमें मेरे पास जो ऑप्शन है, ये जो ऑर्डर में मैंने पढ़ा है 18 इसमें फीसें जो बढ़ाई गई हैं, एक गाड़ी पे 18 फीसें। मैं अब आपको ये एक एग्जांपल देता हूं। ऑल इंडिया जो हमारी बसेस चलती है उसका रूट परमिट की जो फीस थी वो थी 20,000, और अब इन्होंने बढ़ा के उसको किया है 1 लाख रुपए। उसी तरह ये जो हमारी ऑल इंडिया टैक्सी मैक्सी जो गाड़ियां चलती थी उसमें 10,000 फीस थी और 1.5 लाख कर दिया। और लग्जरी जो हमारी, जैसा आपने देखा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो एलजी हैं यहाँ मनोज सिन्हा जी की, हम लोगों की सुविधा के लिए लग्जरी गाड़ियां लाएंगे, एसी गाड़ियां लाएंगे। कहां से लाएंगे एसी गाड़ियां? एसी गाड़ी की फीस जो थी 20,000 थी, 2 लाख रुपया इन्होंने कर दी। उसी तरह आप देखिए ऑटो रिक्शा, एक अब इन्होंने जो नया लाया है ई रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा है उसकी जो फीस थी वो 500 रुपया थी और बढ़ा के 5,000 कर दी। उसी तरह आप देखिए मेटाडोर की जो फीस थी वो फुल फीस होती थी 5,000 रुपया और 35,000 इन्होंने कर दिया। अब मुझे बताइए, ये सरकार इस सरकार ने, एलजी जो हमारी यहाँ यूटी में एलजी साहब बैठे हैं, क्या इतना तो लोगों के पास, ट्रांसपोर्टरों के पास पैसा आ गया कि आप कम से कम 200 रुपए 500 रुपया बढ़ाने के बजाय आपने, आप देखिए हिसाब लगाइए कितने हजार गुना इन्होंने ज्यादा हम पे अब बोझ डाल रहे हैं। अब आप देखिए इन्होंने 6 हफ्ते का टाइम दिया है इसमें, ये जो नई नोटिफिकेशन निकली है, लेकिन आपने देखा पिछले 2 साल 3 साल 2020 से लेके अब ये 22 खत्म हो रहा है, ट्रांसपोर्टरों ने इस कोरोना में इतना नुकसान किया, और आप ये कौन सा हम पे ये एहसान कर रहे हो? कोई हमें देने के बदले आपने इतने गुना ज्यादा, क्या आपकी क्या मंशा है कि ट्रांसपोर्टरों को टोटली खत्म करना? दूसरा, मैं आपके माध्यम से खासकर मैं जनता को भी बताना चाहूंगा, जितने भी टैक्स लगते हैं, चाहे 1 रुपया बढ़े चाहे 1,000 बढ़े, वो टैक्स सारा आ जाके लोगों पे ही पड़ता है, आम जनता पे ही पड़ता है। आप मुझे बताइए, अगर मेरे पास 1 रुपया नहीं है तो मैं 1.5 लाख कहां से लाऊंगा गाड़ी का परमिट रिन्यू करवाने के लिए? रिप्लेस के लिए जो फीसें हैं वो इन्होंने 500 की जगह इन्होंने पता नहीं कितने, आप देखिए इसमें इतने गुना ज्यादा इन्होंने टैक्स बढ़ाए हैं। तो आप, इनके पास वो तराजू है? आप मुझे बताइए, मैं सवारी बिठाऊंगा, मैं टैक्स दूंगा, आप बनाइए टैक्स, पहले उसमें ऐड करिए किराया, लोगों पे बोझ डालिए, जब लोग मुझे देंगे मैं आपको टैक्स रिटर्न में वापस दूंगा। क्या कौन सी ये पॉलिसी है? कौन ऐसे ऑफिसर साहिबान हैं जो पर्दे के पीछे बैठ के ये नई जो ऑर्डर जो निकालते हैं? कम से कम इनको सोचना चाहिए। गरीब जनता है, लोगों ने इसमें सफर किया है, सरकार ने उसके बदले हमें खाली एक पैसेंजर टैक्स में थोड़ी सी रिलीफ दी थी, बाकी टैक्स बैंक ने हमसे
उसके बदले में कोई हमें इंटरेस्ट माफ नहीं किया, तो ट्रांसपोर्टरों को ये मारने पे तुली है ये झूठी सरकार। तो जैसे कि आपने देखा ट्रांसपोर्टर्स की नाराजगी यहाँ दिख रही है, क्योंकि अगर परमिट शुल्क बढ़ते हैं सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा। उनके किराए को भी बढ़ाए जाने को लेकर फिर बात की जा रही है। पहले ही आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है कि किराया ज्यादा है, तो ऐसे में अगर परमिट शुल्क का बोझ ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ेगा तो सीधा असर आम जनता पे भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जम्मू से ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से बता रही थी कि अब जबकि ट्रांसपोर्टर्स परेशान है, जाहिर तौर पर अगर इस फैसले पर दोबारा गौर नहीं किया जाएगा तो जल्द आम जनता भी परेशान हो जाएगी, क्योंकि जब इसका बर्डन ट्रांसपोर्टर्स पर पड़ेगा तो सीधा असर आम आवाम पे पड़ेगा। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का। सांबा से आए दिन पशु तस्करी की खबरें सामने आती हैं और इसी बीच एक और पशु तस्करी की कोशिश पर पानी फिरा है। पुलिस ने कश्मीर ले जा रहे 12 मवेशी बरामद किए हैं। सांबा के नड इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है और 2 तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त किया गया है। हालांकि 2 तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। साथ ही जिस ट्रक में ये 12 मवेशी ले जाए जा रहे थे कश्मीर, उनको भी जब्त कर दिया गया है। नड इलाका है ये जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने कश्मीर ले जाए जा रहे 12 मवेशियों को बरामद किया है। जिस ट्रक में ये थे उस ट्रक को जब्त कर लिया है। जो तस्कर सवार थे 2 तस्करों को गिरफ्तार कर दिया है। तो सांबा का नड इलाका है जहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सांबा से आए दिन पशु तस्करी की खबरें सामने आती हैं। और हालांकि सवाल ये है जहां से ये गाड़ियां आती हैं वो सांबा तक पहुंचती हैं। सांबा से पहले कितने सारे नाके हैं, तो किस तरह से वो सारे नाके क्रॉस करके ये सांबा तक पहुंच जाती हैं, हर बार हमारा ये भी सवाल रहता है। ऋषि खजूरिया थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। फिलहाल तस्वीरें सांबा के नड इलाके से आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस को सफलता हाथ लगी है और पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पुलिस ने कश्मीर ये ट्रक जा रहा था जिसका नंबर आप देख रहे हैं JK 02AP8887 है। ये ट्रक कश्मीर जा रहा था 12 मवेशियों को लेकर और मवेशियों को भी बरामद किया है, ट्रक को भी सीज किया गया है। 2 तस्करों को भी इधर से गिरफ्तार किया गया है। सांबा के नड इलाके से पुलिस को सफलता हाथ लगी है। आए दिन पशु तस्करी के मामले सामने आते हैं और इसी बीच एक और सफलता पुलिस को हाथ लगी है और जगह जगह पर चेकिंग सांबा में की जाती है, क्योंकि पुलिस की तरफ द्वारा ये भी पहले ही कहा गया था कि हर कोशिश को विफल बनाने की जो हम कोशिश करते हैं कि हर कोशिश को इनकी नाकाम बनाया जाए, जो भी पशु तस्करी की कोशिशें सांबा से की जाती है। तो सांबा पुलिस को एक कामयाबी हाथ लगी है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ट्रक के अंदर 12 मवेशियों को कश्मीर लेके जाया जा रहा था, जिन्हें वहां से फिलहाल बचाया गया है। और सांबा का नड इलाका है ये जहां से आप तस्वीरें देख रहे हैं और पुलिस को सफलता हाथ लगी है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको और आए दिन सांबा से इस तरह की खबरें पशु तस्करी की सामने आती हैं और पशु तस्करी के हवाले से पुलिस की पहले भी बड़ी बात स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं कि जितनी भी कोशिशें यहां पर की जाएंगी, जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, जगह जगह पर गहनता से चेकिंग की जाती है और हर आने जाने वाले ट्रक की जो है तलाशी ली जाती है, जिसके चलते जो है हर कोशिश को नाकाम बनाने की पुलिस की कोशिश है। पर उसके पीछे जो वजहें हैं, किस तरह से ये ट्रक सांबा पहुंचते हैं, कैसे इतने सारे नाके ये क्रॉस करके यहाँ पर आते हैं और कैसे इनके हौसले बुलंद है कि जम्मू से कश्मीर पशु तस्करी की जो ये कोशिश करते हैं आए दिन, इसे लेकर ट्रक का आप साफ तौर पर नंबर भी देख सकते हैं और साथ ही ग्राउंड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर 12 मवेशी जो ले जाए जा रहे थे कश्मीर, उन्हें बरामद किया गया है।
कर चुके हैं सांबा से फोन लाइन पर। ऋषि, बताइएगा, एक और पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है और पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है, क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? देखिए, आपको बता दें कि एक बार फिर से पशु तस्करी के बड़े प्रयास को सांबा पुलिस ने विफल किया है। सांबा के नट इलाके में आपको बता दें कि एक जम्मू जो कि कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था, उसमें बेजुबान पशुओं को काफी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था, ब्रूटली तरीके से। और पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस को शक हुआ कि शायद इसमें कुछ इस तरह की इलीगल एक्टिविटी हो सकती है जो ये सर अंजाम पहुंचाने की तस्कर कोशिश कर रहे थे। लेकिन बड़ी चालाकी से आपको बता दें कि ट्रक के ऊपर वाले हिस्से में इन्होंने लोहे के ग्रेट जो वो डाले हुए थे कि अगर कहीं नाके पर पुलिस रोकती है तो पुलिस ये देखेगी इसमें सप्लाई जो है वो कश्मीर घाटी की ओर जा रही है। लेकिन उसके अंदर एक कैविटी बनाई गई थी जिसमें ये पशुओं को छुपाकर ब्रूटली तरीके से रखा हुआ था। और पुलिस ने जैसे ही चेक किया तो उसमें से ये बेजुबान पशु पाए गए। और इसमें आपको बता दें कि 2 तस्कर गिरफ्तार हुए हैं जो कि एक रियासी से और एक पूंछ इलाके से ताल्लुक रखता है। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये ट्रक है, ये मुझे लगता है कि पहले से ही जो है देश के अन्य हिस्से से जम्मू लाया गया और जम्मू से ये दोबारा से जो है ये आज सुबह ट्रक निकला है। और बताया जा रहा है कि एक तस्कर जो ट्रक लेकर आ रहा था उसे दूसरे तस्कर को यहाँ 17 माइल जो एरिया है सांबा जिला का, वहां से उसको बिठाया और ये बाया मानसर सांबा से होते हुए कश्मीर घाटी को ट्रक को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन पुलिस ने इसमें एक्टिवली तरीके से काम किया और नाका पॉइंट पर इस ट्रक को रोककर चेक किया तो चेकिंग के दौरान ये बेजुबान पशु पाए गए। अब पुलिस ने 188 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज कर लिया और कहीं ना कहीं इनसे आगे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो हर दिन हमें खबरें सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है कि फला एरिया पर जो वो पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया है। लेकिन आपको प्रिंस साहब बताते चले कि ये तब तक मामला जो वो ये खत्म नहीं हो सकता जब तक इसमें विशेष प्रावधान कानून में नहीं लाए जाएंगे, क्योंकि गाड़ी भी रिलीज हो जाती है और स्मगलर की बेल भी हो जाती है मात्र कुछ मुचलके के ऊपर। लेकिन अगर इसमें कानून में संशोधन होगा तो इसमें ना तो गाड़ियां रिलीज होने का प्रावधान हो और ना ही बेल होने का कोई प्रावधान हो, फिर जाकर कहीं ना कहीं पशु तस्करी के ऊपर काफी हद तक लगाम लगती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से अब इसे जड़ से खत्म करने की जरूरत है, ये जानने समझने की जरूरत है कि किस तरह से ट्रक यहाँ पर पहुंचते हैं, इतने सारे नाके क्रॉस करते हैं। और सांबा में हालांकि सांबा पुलिस की कोशिश रहती है कि इस तरह से जो पशु तस्करी की कोशिशें होती हैं उसे किसी भी सूरत में नाकाम बनाया जाए। तो चलिए अब बात करते हैं, एक अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में जो भी बच्चे अपने अभिभावकों को किसी मिलिटेंट अटैक में खो चुके हैं उनके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर इन बच्चों को सीट दी जाएंगी। और गृह मंत्रालय का जो फैसला आया था उसके बाद अब BOPEE यानी कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। पूर्व सरकारें ऐसे बच्चों को मात्र स्कॉलरशिप देती थी और एक बड़ा फैसला अब सामने आया है कि मिलिटेंट अटैक्स में जिन बच्चों ने अपनों को खोया है उनको प्रायोरिटी बेसिस पे एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए प्रायोरिटी बेसिस पर जो है सीट दी जाएंगी। और गृह मंत्रालय का जो हाल ही में फैसला आया था उसके बाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी की है। हालांकि जो ये बच्चे होते हैं इसके लिए पहले मात्र जो पहली सरकारें जम्मू कश्मीर में रही हैं सिर्फ स्कॉलरशिप्स दी जाती थी, अब इन्हें प्रायोरिटी बेसिस पे एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए जो है सीट्स प्रदान होंगी। तो एक बड़ी और अहम खबर है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपने अभिभावकों में को जम्मू कश्मीर में किसी भी मिलिटेंट अटैक में जो है खोया है, उनके लिए एक अहम और एक राहत भरी खबर जो है वो सामने आ रही है। तो चलिए फटाफट से रुक करते हैं जम्मू का। हमारी संवाददाता रितिका राजपूत इस बारे में जानकारी दे रही हैं। रितिका, बताइएगा किस तरह से अब एमबीबीएस और बीडीएस के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं, क्या कुछ इनके लिए फायदा रहेगा, क्या कुछ प्रोसीजर रहेगा? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब से एमबीबीएस और बीडीएस के लिए इन्हें सीटें देने की बात की जा रही है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि
आतंकवाद में अगर किसी परिवार से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, खासकर पेरेंट्स की अगर मैं बात करूं, उनके बच्चों को इसमें सीट मिलेंगी। उसके अलावा अगर कमाई कोई व्यक्ति करता था किसी परिवार में और उसकी मृत्यु आतंकवाद की किसी गतिविधि में हो चुकी है, तो उन बच्चों को भी इसमें सीट मिलेंगी। और उसके अलावा अगर कोई सीरियस इंजरी हो गई है, कोई हैंडीकैप हो चुका है किसी आतंकी घटना के दौरान, तो उनके बच्चों को भी यहाँ पे सीट देने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस टेस्ट ने भी एक नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें कंप्लीट डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है तमाम इन परिवारों के बच्चों के लिए निकाल के बताई है कि क्राइटेरिया क्या होगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या कुछ होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं जो भी आतंकवाद से पीड़ित हैं उनके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया, पूरा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जानकारी दे रही थी। एक बड़ी और राहत भरी खबर उन बच्चों के लिए या फिर जो हैंडीकैप भी हो गए हैं या जिनको सीरियस इंजरी भी हो गई है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये फैसला सामने आया है। और जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी की गई है, जो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। बीएसएफ की ओर से सीमावर्ती क्षेत्रों के बच्चों को भारत दर्शन टूर पर भेजा गया। डीआईजी बीएसएफ महावीर प्रसाद ने झंडी दिखाकर अखनूर से इन बच्चों को रवाना किया। 13 दिन के इस टूर में 24 लड़कों और 11 लड़कियों को मिलाकर 35 बच्चे शामिल हैं। भारत दर्शन टूर के तहत ये बच्चे दिल्ली, मैसूर और बेंगलोर जाएंगे। टूर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य इन बच्चों को हमारे देश की समृद्ध विरासत, संस्कृति और भव्यता के बारे में जानकारी देना है। वहीं इस दौरान बच्चों में काफी उत्साह भी देखा गया है। जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, दिल्ली जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, मैसूर जाएंगे, भारत की विशेषताओं को देखेंगे कि हमारा राष्ट्र कितना महान है, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर अलग अलग, पूरा एक किस्म से हमारे पास संपदा ही संपदा है। तो आप देखो तो सही और जानने की कोशिश करो, नॉलेज बढ़ाओ। तो बच्चों को तो ये है कि आप देखें, बहुत ढंग से देखें, बातचीत करें वहाँ। और मैंने ये भी कहा है कि छोटे छोटे नोट्स भी बनाएं, जो आपको अच्छी चीज़ लगती है यादगार के लिए, वो होना चाहिए। दूसरा, बीएसएफ का एक प्रयास है, बीएसएफ लगातार करती रहती है कि राष्ट्र की एकता के लिए ये जो बच्चे हैं जो कि बाहर नहीं गए हैं, इनको भारत को जानना चाहिए। और ये हमारे राजदूत हैं, हमारे इस क्षेत्र के दूत हैं। ये वहाँ देखेंगे, वहाँ की बातें जानेंगे, वहाँ के बारे में जो भी जानेंगे फिर यहाँ के बताएंगे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और हमारे देश की विशेषता है। हाँ, अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने बच्चों को बाहर जाने के लिए। लड़कियों को कहाँ मौका मिलता है वैसे ही बाहर जाने के लिए। तो पेरेंट्स ने आप साथ में बाकी वाली लड़कियाँ भी जा रही थी और अच्छा था, और कहाँ इतने मौके मिलते हैं, तो इसलिए भेज दिया घर वालों ने। देख के आओ। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बट भैया आना जल्दी।